हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय सीआर इंटरनेशनल स्कूल। आज हम आर्टिकल लेकर आए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जो हमारा लास्ट का आर्टिकल था वो किरचॉफ्स लॉ था, हमने किरचॉफ्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ, सेल्स की कॉम्बिनेशन हम पढ़ने वाले हैं आज। इसमें हम दो टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल। जैसे आपने रेजिस्टेंस में, कैपेसिटर्स में आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, वैसे ही आप सेल्स के कॉम्बिनेशन पढ़ोगे। जैसे दो रेजिस्टेंस को जोड़कर एक नया रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो नया रेजिस्टेंस और दोनों रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं। यहाँ पर भी हम दो सेल्स लेंगे और दोनों सेल्स को कंबाइन करके एक नया सेल्स बनाएंगे। नया सेल बनाने के बाद नए सेल की जो नया सेल का जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, और नया सेल के जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा दो कॉम्बिनेशन में से हम फर्स्ट कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने जाते हैं, जो है हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम यहाँ पर बेटा दो सेल को कंबाइन करेंगे। अब दो से ज्यादा भी आप ले सकते हो, ठीक है, पर मैंने मिनिमम यहाँ पर कितने सेल लेकर चलूंगा, दो सेल लेकर चलूंगा। ठीक है, मान लेता हूँ कि आपके पास एक सेल है, इसका एक ये टर्मिनल, ठीक है, सेल का एक टर्मिनल दूसरे सेल के फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल से जुड़ जाए, ऐसे। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं, सीरीज। देखो, किसी एक सेल का सेकंड हैंड दूसरे सेल के फर्स्ट हैंड से जुड़ा हो, दूसरे का सेकंड हैंड तीसरे के फर्स्ट हैंड से जुड़ा हो, इस टाइप के कॉम्बिनेशन में सेल्स को हम सीरीज में जोड़ते जाएंगे, और यही कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, इसका जो ईएमएफ है मैंने मान लिया E1 है, इसका ईएमएफ मैंने मान लिया कितना है, E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम रहेगी। आपको बताया था मैंने, सीरीज के अंदर करंट की वैल्यू क्या रहती है, करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स सेम। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चाहे वो आपका कैपेसिटर हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, करंट या चार्ज की वैल्यू क्या रहती है, सेम। ठीक है, तो जितना करंट E1 से निकलेगा, मान लो E1 से करंट निकला I, तो उतना ही करंट इसमें एंटर करेगा, किसमें, E2 में। वो भी कितना एंटर करेगा बेटा, I एंटर करेगा, और यहाँ से भी करंट I इसके अंदर जाएगा। ठीक है, इनमें जो तीन टर्मिनल है, यहाँ इसको नाम दे देते हैं हम टर्मिनल नंबर A, इस बीच वाले टर्मिनल को नाम दे दिया टर्मिनल नंबर B, और इस टर्मिनल को नाम दे दिया टर्मिनल नंबर C। ठीक है, हमने इन दोनों सेल को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद मैंने इन दोनों सेल को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद मेरे पास एक नया सेल बन गया बेटा, जिस सेल को हम ऐसे लिखेंगे ये। ठीक है, ये एक नया सेल बन गया। जैसे हम दो रेजिस्टेंस को जोड़ के एक नया रेजिस्टेंस बना लेते थे, ऐसे ही हमने दो सेल को जोड़कर एक नया सेल बना लिया। जो नया सेल मैंने बनाया है उसका ईएमएफ है E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट क्या है, इन दोनों सेल के ईएमएफ का इक्विवेलेंट ईएमएफ, और इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा इंटरनल, उसको बोलेंगे R इक्विवेलेंट। ठीक है, E इक्विवेलेंट इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ईएमएफ है, R इक्विवेलेंट इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, और इस सर्किट का ये वाला सर्किट क्या है, ये सर्किट इस सर्किट का क्या है बेटा, इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, और देखो इसमें भी उतना ही करंट फ्लो करेगा जितना इसमें कर रहा है, और वो करंट कितना होगा बेटा, I करंट। ठीक है, अब हमको E इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 और E2 की टर्म में निकालनी है, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 और R2 की टर्म में निकालनी है। ठीक है, यही हमारा आज का मोटो है, इस आर्टिकल के अंदर यही करने वाले। ठीक है, तो देखो बेटा, एक आपने इक्वेशन पढ़ी थी, मैं आपको ओरली बता देता हूँ इक्वेशन। वो था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज टू होता था E माइनस आई आर। होप सो आपको याद होगा, इसी इक्वेशन का यूज करने वाला हूँ। V इज टू कितना होता है, E माइनस आई आर। तो ये जो इक्वेशन है मैं दोनों पर अप्लाई करूंगा।
V इज इक्वल्स टू कैपिटल E जो कि EMF है माइनस आई आर। ये इक्वेशन मैंने आपको लास्ट से लास्ट आर्टिकल में पढ़ाई थी। ठीक है, देखो करूँगा क्या मैं इन दोनों टर्मिनल ए और बी पर अप्लाई करूंगा ये वाली इक्वेशन, बी और सी पर अप्लाई करूंगा। ठीक है, और फिर इस इक्विवेलेंट सर्किट में देखो बेटा ए और ये E1 और E2 दोनों जुड़कर क्या बना लिया हमारा E इक्विवेलेंट बना लिया। तो ये वाला ए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, बी वाला पॉइंट कौन गायब हो जाएगा क्योंकि दोनों कंबाइन हो गए, और सी पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये ए सी पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन से टर्मिनल पर, टर्मिनल ए और टर्मिनल बी पर अप्लाई करते हैं। तो टर्मिनल ए का पोटेंशियल वी ए माइनस टर्मिनल बी का पोटेंशियल वी बी, जो हो गया हमारा वी, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसका ईएमएफ कितना है बेटा E1 माइनस इसमें से करंट कितना जा रहा है I इंटू R। R1 क्या है, इसका ईएमएफ का फर्स्ट वाले का इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास हम इस पर अप्लाई कर देते हैं, सॉरी बी और सी पर अप्लाई कर देते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ बी माइनस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सी, वी बी माइनस वी सी अप्लाई करते हैं, इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इक्वेशन E2 माइनस आई R2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओके, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं। तो VB से हमारा कैंसिल हो जाएगा क्या बेटा, तो VB कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा VA माइनस VC इज इक्वल्स टू E1 और E2 जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा बेटा R1 प्लस R2, आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर भी अप्लाई कर देंगे, जो कि क्या आएगा हमारे पास VA अप्लाइंग दिस इक्वेशन ऑन दिस इक्विवेलेंट सर्किट, क्या आएगा बेटा, ये आएगा हमारे पास VA माइनस VC, इन दोनों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट, इसका ईएमएफ कितना, इक्विवेलेंट करंट कितना जा रहा है इसमें से माइनस I इंटू करंट कितना जा रहा है इसमें से, और इसका रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। एक इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं बेटा 4। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, देखो ये VA माइनस VC है, ये VA माइनस VC है, दोनों इक्वेशन लेफ्ट हैंड पर सेम है, तो राइट हैंड पर हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के बाद हमें मिलेगा जो हमारा E इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू आ रही है कितनी, E1 प्लस E2, और सेम हमारा जो R इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमारा आ गया क्या, इक्विवेलेंट ईएमएफ इन दो सेल्स का और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दो सेल्स का। ठीक है, मतलब आपके पास मान लो बहुत सारे सेल्स हैं और सबको आपने सीरीज में जोड़ा हुआ है, तो सबका नेट ईएमएफ जो होगा सभी सेल की ईएमएफ को जोड़ दो, सभी का नेट ईएमएफ निकल जाएगा, और रेजिस्टेंस जो नेट होगा सभी के रेजिस्टेंस को, इंटरनल रेजिस्टेंस को दो, नेट रेजिस्टेंस आपका कितना आ जाएगा R1 प्लस R2, सीरीज में जैसे जोड़ देते हैं रेजिस्टेंस वैसे ही। मान लो अब आपके पास सपोज करो n सेल है, n सेल पर इक्वेशन कैसे काम करेगी, E इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस सो ऑन अप टू बेटा En। ये इक्वेशन हो गया हमारे किसके लिए, n सेल के लिए। ऐसे ही हमारे पास R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन बट Rn, ये हमारा n रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन का, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सेल में सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ वैसे ही निकलता है जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज में निकलता था, आपको डायरेक्टली उसको ऐड कर देना है। ठीक है,
अब यहाँ से देखो कुछ स्पेशल केस भी है, तो कुछ एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है, वो आपको बता देता हूँ, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर ही है और आपके लिए यूजफुल भी होगी। क्यों बेटा? तो देखो ध्यान से, हमारा जो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला आया है वो आया है E1 प्लस E2 प्लस सोन अप टू EN आया है, इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला। ऐसे ही हमारा जो R इक्विवेलेंट आया है उसकी वैल्यू आएगी R1 प्लस R2 प्लस अप टू सो ऑन अप टू RN। ठीक है, ये वैल्यू आई है। मान लो सभी सेल्स का ईएमएफ सेम, E1 बराबर है, E2 के बराबर है, E3 सब E1 बराबर है, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ जाएगा? E1 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 सब जोड़ते जाओ तो कितना आ जाएगा? NE। और अगर सबका रेजिस्टेंस भी बराबर है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपके पास NR। ठीक है, तो सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट ईएमएफ भी बढ़ता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। बट अगर कहीं ऐसा हो, जैसे आपने एक सेल लिया, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से जोड़ दिया, इसका पॉजिटिव हुआ, इसके नेगेटिव को दूसरे सेल के नेगेटिव से जोड़ दिया आपने, ऐसा भी हो सकता है कहीं। इसका ईएमएफ कितना है? E1, इसका ईएमएफ कितना है? E2, इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1, इसका रेजिस्टेंस कितना है? R2। अब आपको इन दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है, तो ध्यान रखना इस वाले केस में ये दोनों सीरीज में ही है, बट इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकलेगा? E1 माइनस E2। ठीक है, आप इस पे किरचॉफ लॉ भी लगा सकते हो। देखो आप यहाँ से जा रहे हो, हायर से पॉजिटिव, हायर से नेगेटिव, हायर से लोअर पे जा रहे हो नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और फिर लोअर से हायर में जा रहे हो तो नेगेटिव, तो E1 माइनस E2। ये आपके पास क्या आएगा? E इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट जो है वो सेम उसी तरीके से निकलेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? R1 प्लस R इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो ये हमने हमारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता दिए सीरीज कॉम्बिनेशन के। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उस दोनों के बाद मैं आपको सीरीज का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो स्पेशल केस है दोनों के वो बताऊंगा। सीरीज के अलग से बताऊंगा और पैरेलल के अलग से बताऊंगा। तो कौन से केस की बात करेंगे हम? अब हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? मान लो आपके पास एक सेल है, ठीक है, जिसका ईएमएफ कितना है? E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस का कितना है? R1। ऐसे ही आपके पास एक दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ कितना है? E2, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? R2। ठीक है, आपने इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड जोड़ दिए। ठीक है, ऐसे जोड़ दिया आपने टर्मिनल दोनों के, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और इसके नेगेटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर दिया बेटा? आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब इसमें हम क्या निकालेंगे? वही इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे इसके अंदर। ठीक है बेटा, वही स्टार्ट करने वाले हैं। देखो जो पैरेलल में है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम पॉइंट ए और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम पॉइंट बी, और पैरेलल में है तो इसका पोटेंशियल, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल ए का और बी का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या होगा? सेम। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने के बाद सर्किट को अपने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद सर्किट में एक नया सेल बन गया, जिस नए सेल का जो ईएमएफ है उसको बोलते हैं हम ई इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट क्या है? नया ईएमएफ है इसका। ठीक है, ई इक्विवेलेंट है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास? आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, हम वही काम करेंगे बेटा, वही इक्वेशन अप्लाई करेंगे। पहले इस पाथ के लॉन्ग अप्लाई कर देंगे, फिर इस पाथ के लॉन्ग अप्लाई कर देंगे, फिर इस सर्किट पे अप्लाई कर देंगे, फिर दोनों सर्किट को क्या कर लेंगे?
दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इस पाथ के लोग ऊपर वाले पाथ के लोग अप्लाई करते हैं। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी ए माइनस वी बी कितना होगा, ई वन माइनस आई आर वन। अब ध्यान सुनो बेटा, इसमें करंट अलग आएगा और इसमें करंट अलग आएगा। इसमें से जो करंट आ रहा है उसको बोल देते हैं आई वन, और इसमें से जो करंट आ रहा है उसको बोल देते हैं हम क्या करंट बोल देते हैं, आई टू। और दोनों करंट कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा, आई वन प्लस आई टू, जिसको मैं बोल रहा हूँ कितना, आई। और यहाँ से करंट जाएगा तो वहां से करंट कितना आएगा, वही सेम आई वन प्लस आई टू आएगा। ठीक है, सर्किट में फ्लो होने के बाद, सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, तो फ्लो होने के बाद वापस इसमें से कितना करंट एंटर करेगा, इसमें करंट वापस एंटर करेगा आपका आई वन, और इसमें करंट आपका वापस एंटर करेगा कितना, आई टू। ठीक है, वी ए माइनस वी बी ई माइनस आई आर वन हो गया। अब इस सर्किट के अंदर ध्यान से देखा जाए तो नेट करंट वही होगा जो पूरे सर्किट के अंदर है, वो है हमारे पास आई वन प्लस आई टू। इसको मैं आई बोल रहा हूँ, क्या बोल देंगे, आई वन प्लस आई टू बोल दो, या इसको क्या बोल दो आप, आई। ये करंट फ्लो करेगा और ये करंट सर्किट के अंदर एंटर करेगा वापस। वैसे बेसिकली ना ये सर्किट किसी बैटरी से या सॉरी किसी सेल से या किसी रेजिस्टेंस से जुड़ा होता है, इसको हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इस पे इक्वेशन अप्लाई करते हैं इस वाले पाथ पर। यहाँ से करंट आई वन, ये आई वन होगा बेटा, आई वन की वैल्यू निकाल दो। इसको देखो आप वी ए भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आप ऐसे बोल दो वी ए बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आई वन की वैल्यू निकालना है ऐसे, आई वन की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई वी ए बी। ठीक है, एक काम करते हैं पहले दूसरे पाथ में अप्लाई करते हैं। चलो वी ए बी कितना आ गया, ई वन माइनस आई वन आर वन। अब इस वाले पाथ पे अप्लाई कर दो इस इक्वेशन को, कितना आ जाएगा, वही सेम बेटा, वी ए बी इज इक्वल टू ई टू माइनस आई टू आर। ठीक है, और अब इस पे अप्लाई कर दो इक्विवेलेंट सर्किट पे। इक्विवेलेंट सर्किट क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंट सर्किट पर अगर इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, देखो इस पे इक्वेशन नंबर हम बोल देते हैं 1, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं हम 2, और थर्ड इक्वेशन जो इस पे अप्लाई करेंगे ये भी टर्मिनल हमारा ए ही होगा क्योंकि यहाँ से ए आउट करा है, और ये भी टर्मिनल हमारा कितना होगा बी, क्योंकि वहाँ से बी आउट करा है। तो वी ए बी अब लगा दो अपना, वी ए बी इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, देखो ई वन ई टू, और यहाँ पर क्या है ये ई इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगी हमारे पास ई इक्विवेलेंट माइनस आई, सर्किट में करंट है, ये नेट करंट है बेटा आई वन प्लस आई टू के बराबर, इनटू में यहाँ पर कितना आएगा आर इक्विवेलेंट। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं हम, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोलते हैं, थर्ड। देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर एक और दोनों को जोड़ सकते हो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करोगे, ऐड नहीं करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे हम I1 की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे और I2 की वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे। देखो I1 की वैल्यू निकालो इस इक्वेशन से, I1 फर्स्ट इक्वेशन से निकाल दो, I1 की वैल्यू आएगी, देखो ये E1 उधर चला जाएगा, ये है VAB माइनस का E1, ये वहाँ चला गया। ठीक है, और डिवाइडेड बाय I1 की वैल्यू निकालनी है मेरे को, I1 को मैं इस साइड ले आया तो यहाँ सॉरी ये होगा हमारे पास, इस I1 को इस पूरी टर्म को मैं इस साइड ले आया और VAB को उस साइड ले आया, तो I1 की वैल्यू होगी कितनी, E1 माइनस, ठीक है, VAB उस साइड आ जाएगा, और I1 के साथ में मल्टीप्लाई में कौन है R1, तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपके पास R1, और डिवाइड बाय इसके भी क्या आ जाएगा, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, E1 अपॉन R1 माइनस VAB अपॉन R1, E1 अपॉन R1 माइनस VAB। ऐसे ही किसकी वैल्यू निकाल लेंगे बेटा I2 की, इक्वेशन नंबर 2 से कितनी वैल्यू आ जाएगी I2 की, I2 की वैल्यू आ जाएगी वही सेम, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, E2 माइनस VAB, E2 माइनस हो जाएगा हमारे पास ये R2 माइनस VAB अपॉन यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारे पास R2। नेट करंट की वैल्यू कितनी है I की वैल्यू कितनी है बेटा, I की वैल्यू है I1 प्लस I2, दोनों को जोड़ दो, ये हो गया E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, दोनों को जोड़ दिया हमने, माइनस
वी ए बी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, माइनस का वी ए बी कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ ब्रैकेट में बच गया 1/R1 प्लस 1/R2। ये किसकी वैल्यू आ गया आपके पास बेटा? नेट करंट की वैल्यू होगी। इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं हम 4। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 से आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 से अगर आई की वैल्यू निकालोगे तो आई की वैल्यू किसके बराबर आएगी? ध्यान से देखो, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो यह रहेगा हमारे पास ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट माइनस ये वी ए बी वहां चला जाएगा, वी ए बी अपॉन आर इक्विवेलेंट। इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं बेटा? 5। अब इक्वेशन 4 को और इक्वेशन 5 को कंपेयर कर लेते हैं, जिसमें से हमको देखो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर मिल रही है? इसकी वैल्यू के बराबर आ रही है। वी ए बी दोनों में है ही, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? इस इक्विवेलेंट की बराबर आ रही है। तो कंपेयर कर लेंगे किस इक्वेशन को? इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 5 को कंपेयर करेंगे, तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया क्या? E1/R1 प्लस E2/R2। तो यहां से हम ई इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम वो केस में 1/R इक्विवेलेंट की बात करें तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमारी वैल्यू होगी किसकी? 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, मान लो इस इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट ईएमएफ की, और इस इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। जो पैरेलल सेल्स होते हैं, पैरेलल सेल्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला ये है, और पैरेलल सेल्स में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। और मान लो हमारे पास कितने सेल्स हैं? हमारे पास सपोज करो बेटा n सेल्स हैं, n नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकलेगा? ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इज टू हो जाएगा बेटा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस अप टू सो ऑन EN/RN। और 1/R इक्विवेलेंट किसकी इक्वल आ जाएगा? 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन अप टू बेटा 1/R। ये हमारे पास इक्विवेलेंट क्या आ गया? ईएमएफ, और ये हमारे पास इक्विवेलेंट क्या आ गया? रेजिस्टेंस। कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मान लो अब आप इसी केस के अंदर सभी सेल का इंटरनल ईएमएफ, सॉरी इंटरनल नहीं, ईएमएफ सेम है, E1 बराबर E2 है बराबर E3 है, सो ऑन अप टू बराबर कितना है? EN है। ऐसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस R1 बराबर कितना है? R2 है बराबर कितना है? R3 है बराबर सो ऑन अप टू व्हाट कितना है बेटा? RN। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला क्या रहेगा? तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकालेंगे, तो ये रहेगा 1/R इक्विवेलेंट। इसकी वैल्यू कितनी? 1/R 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 अप टू n टाइम्स। तो R तो एलसीएम आ गया, ऊपर 1 + 1 + 1 + जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? n। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगी बेटा R/16। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है जब हम सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते नहीं है, पैरेलल में जोड़ते हैं। कौन से कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा। तो अब इक्विवेलेंट ईएमएफ भी निकाल लेते हैं, तो ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो E1/R, देखो E/R, E/R, E/R सब सेम है, तो कितना रहेगा? NE/R। यस और नो? और 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? N/R। यहाँ सॉल्व करो इसको, 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू N/R। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी? N भाई 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू N/R आई ना, यहाँ से N/R इज इक्वल्स टू NE/R। तो R से R कैंसिल, N से N कैंसिल, E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई?
एक सिंगल सेल, मतलब आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स को आपने पैरेलल में जोड़ दिया है, तो नेट जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगी, नेट इक्विवेलेंट सेल आएगा, उसकी ईएमएफ किसी भी एक सेल के ईएमएफ के बराबर होगी। ऐसा तब होगा जब सभी सेल्स की ईएमएफ क्या हो, सेम। और नेट रेजिस्टेंस जो होगा, सभी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू, एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू, सभी रेजिस्टेंस के नंबर से उसको डिवाइड कर दो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है और इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं, आप चाहते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम करना और ईएमएफ क्या रहे, सबकी सेम रहे, एक ही रहे, तो आप सभी सेल्स को पैरेलल में जोड़ दो, उनका इंटरनल ईएमएफ ऑटोमेटिकली, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और इंटरनल ईएमएफ क्या रहेगा, सेम। ठीक है बेटा, तो आज के लिए आपके पास यही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके स्पेशल केस स्टडी करेंगे, स्पेशल केस के बारे में, जो कि एग्जाम में स्पेशल केस से बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, थैंक यू बेटा।